दोस्तों, बनारस केस फाइल की अगली कहानी है एक साजिश दो शिकार। और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही इंसान दो लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना सकता है, यही नहीं, दोनों को यकीन भी दिला सकता है कि वो ही सही है, तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना। लेकिन विक्रम त्रिपाठी की ये कहानी आपकी ना को हाँ में बदलने को मजबूर कर देगा। सन 1952, काशी की एक सर्द सुबह। बनारस की गलियां अभी आधी नींद में थीं। गंगा के घाटों पर धुंध तैर रही थी और दूर दूर तक आरती की घंटियों की मध्यम ध्वनि सुनाई दे रही थी। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध शुक्ला कई महीनों बाद अपने पुराने मित्र विक्रम त्रिपाठी से मिलने जा रहा था। विक्रम त्रिपाठी बनारस का सबसे अनोखा जासूस, न कोई सरकारी पद और न ही कोई वर्दी। फिर भी पुलिस से लेकर रईसों तक हर कठिन मामले में अंततः दरवाजा उसी के घर का खटखटाया जाता था। कुछ देर में ही मैं दशाश्वमेध के एक पुराने मकान की ऊपरी मंजिल पर खड़ा था। विक्रम यहीं पर रहता है। शादी से पहले मैं भी विक्रम के साथ यहीं पर रहता था। कमरे के अंदर विक्रम त्रिपाठी हाथ में चाय का कप लिए खिड़की के पास बैठा था। क्या बात है शुक्ला जी, बड़े दिनों बाद हमारी याद आई? उसने बिना मेरी तरफ देखे ही कहा। लगता है कि घाट की सैर करके आ रहे हो। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मैं मुस्कुरा पड़ा। तुम्हारी नज़र से कुछ छुपता नहीं है ना? तो ये भी बता दो, कौन सा घाट? विक्रम ने एक नज़र मेरी ओर डाली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, 80 घाट से। और लगता है स्वरा ने तुम्हें मंदिर जाना भी सिखा दिया। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। वो कैसे? विक्रम ने उकता कर कहा। शुक्ला जी, आपके जूतों पर गीली लाल रेत लगी है, उसी से मैं समझ गया कि आप 80 घाट से आ रहे हैं। और आपके माथे पर चंदन का जो तिलक है अभी भी पूरा सूखा नहीं, तो मंदिर से ही लगाया होगा ना? मैं बस उसे देखता रह गया। हर बार की तरह उसने छोटी छोटी बातों से पूरी कहानी पढ़ ली थी। मैंने सिर हिलाया। तुम्हारी यही आदत डराती है, छोटी छोटी बातों से पूरी कहानी बना लेते हो। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, मैं कहानी नहीं बनाता अनिरुद्ध, बस बिखरे हुए सबूतों को जोड़ देता हूं। मैं हमेशा की तरह निरुत्तर हो गया। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ऐसी दस्तक जिसमें घबराहट भी थी और अधिकार भी। दरवाजा खुला। सामने एक लंबा चौड़े कंधे वाला व्यक्ति खड़ा था। व्यक्ति के कपड़े काफी महंगे थे। उसने अपना चेहरा रेशमी कपड़े से ढका हुआ था। बावजूद उसकी आंखें बता रही थीं कि वो काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी है। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, आप दोनों में से विक्रम त्रिपाठी कौन है? जी, मैं हूँ विक्रम त्रिपाठी। विक्रम ने शांत मगर आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। लेकिन आप कोई आम व्यक्ति नहीं लगते। वो आदमी एक पल को ठिठक गया। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चौकन्नापन झलका। फिर उसने आंखें छोटी की, जैसे पूछ रहा हो कि तुम्हें कैसे पता? विक्रम ने उसकी आंखों के सवाल को समझ लिया और मुस्कुरा कर कहा, असल में आपका पहनावा, लहजा और आपकी चाल ढाल, ये सब किसी साधारण व्यक्ति के नहीं बल्कि उच्च कुल में पले व्यक्ति की पहचान है। फिर वह एक क्षण को रुक कर बोला, और आपकी उंगलियों में जो राशि मुहर वाली अंगूठी है, उसने मेरे अनुमान को और पक्का कर दिया। उस आदमी ने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। मैं स्तब्ध रह गया। मेरे सामने खड़े थे राजकुमार आदित्य नारायण सिंह, काशी रियासत के उत्तराधिकारी। उन्होंने गंभीर दबे हुए स्वर में कहा, मेरे कुल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अचानक से कमरे के भीतर का वातावरण भारी हो गया। विक्रम ने बिना किसी आश्चर्य के अपनी चाय का कप नीचे रखा और धीमे स्वर में बोला, और आप हमसे क्या मदद चाहते हैं? खैर, पहले आप अपने आप को शांत कीजिए, फिर शुरू से बताइए।
कि आपकी प्रतिष्ठा किस प्रकार से दांव पर लगी हुई है। राजकुमार ने मेरी ओर एक क्षण देखा, मानो तौल रहे हों कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठते हुए थोड़ा झिझकते हुए बोले, कुछ वर्ष पहले कलकत्ता में मेरी भेंट एक गायिका से हुई थी। उनका नाम है इंदिरा देवी। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं, असाधारण बुद्धिमान भी हैं। हमने कई निजी पत्रों का आदान प्रदान किया, कुछ तस्वीरें भी, जो अगर सार्वजनिक हो जाए तो मेरे विवाह और रियासत दोनों पर संकट आ सकता है। तो क्या वो आपको धमका रही हैं? मैंने पूछा। हाँ, उसने संदेशा भिजवाया है। यदि मैं उससे विवाह नहीं करता या भारी धनराशि नहीं देता तो वो ये पत्र और तस्वीरें अखबारों को दे देंगी। विक्रम ने सपाट लहजे में पूछा, क्या वो अब भी बनारस में है? जी, लंका के पास एक कोठी में रहती हैं। और क्या आप सुनिश्चित हैं कि वो केवल धन चाहती हैं? राजकुमार कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, नहीं। विक्रम ने हल्का सा सिर झुकाया, मानो किसी निष्कर्ष पर पहुंच गया हो। तो ये मामला सिर्फ ब्लैकमेलिंग का नहीं है, ये भावात्मक युद्ध है राजकुमार, जो ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगले दिन हम लंका पहुंचे। कोठी बाहर से साधारण दिखती थी, पर उसके भीतर एक शांत भव्यता छिपी हुई थी। आंगन में सन्नाटा पसरा था, लेकिन भीतर से संगीत की धीमी धुन तैरकर बाहर आ रही थी। खिड़की के पास एक स्त्री खड़ी थी, लाल साड़ी में सजी, आत्मविश्वास से भरी हुई और तेज सतर्क निगाहें। यही है, राजकुमार ने फुसफुसाया। विक्रम ने दिन भर आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। इंदिरा देवी अत्यंत सम्मानित संगीतज्ञ थीं। किसी से बेवजह विवाद नहीं करती, पर पिछले कुछ महीनों से चिंतित रहती थीं और किसी अज्ञात व्यक्ति से गुप्त रूप से मिलती थीं। अगर इंदिरा देवी को केवल धन ही चाहिए होता तो उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति से अंधेरे में छुपकर मिलने की क्या जरूरत है? मैंने कहा। विक्रम ने कुछ सोचा और एक योजना बनाई। आज रात हम एक छोटा सा नाटक करेंगे। मैं समझा नहीं, मैंने कहा। धैर्य रखिए शुक्ला जी, सब समझ जाएंगे। रात को कोठी के बाहर अचानक से शोर मचा। एक नकली झगड़ा जिसे विक्रम ने पहले से तय किया था। कुछ लोग जिन्हें उसने पहले से तैयार किया था आपस में ही लड़ते दिखे। इंदिरा देवी खिड़की से झांकी। उसी क्षण विक्रम ने संकेत दिया। एक धुआं बम फेंका गया। अंदर हलचल मच गई। मैंने देखा, घबराहट में इंदिरा देवी सीधे एक चित्र के पीछे लगी दीवार की ओर भागी। विक्रम मुस्कुराया। तो यही है वो जगह जहां उन्होंने सबूत छुपा रखे होंगे। अगली सुबह विक्रम अकेले कोठी पर गया। मैं बाहर उसकी प्रतीक्षा करता रहा। करीब 1 घंटे बाद वो लौटा, शांत पर मुस्कुराता हुआ। शुक्ला जी, हमारा प्रतिद्वंदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्या हुआ? मैंने अनुमान लगाया था कि सबूत उसी चित्र के पीछे हैं, पर आज वहां कुछ नहीं था। इसका मतलब वो कल रात समझ गई कि हम उसे परख रहे थे और उन्होंने वहां से सब हटवा दिया। मैं अवाक था। तो अब? विक्रम ने गहरी सांस ली। तो अब हमें इंदिरा देवी से सीधी बात करनी होगी। अगले दिन शाम को जब बनारस की गलियां दीपकों की रोशनी से जगमगा रही थीं, विक्रम सीधे इंदिरा देवी के घर पहुंचा। दरवाजा खुला। इंदिरा देवी सामने थीं, शांत पर सतर्क। तो आप फिर आ गए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। विक्रम ने बड़ी विनम्रता से झुककर कहा, जी, पर इस बार चोरी करने के इरादे से नहीं, बातचीत करने आया हूं। और अगर मैं बात न करना चाहूं तो आप मुझे घर से बाहर निकाल सकती हैं, विक्रम बोला। लेकिन सच को बाहर नहीं निकाल पाएंगी। इंदिरा देवी कुछ पल सोची और फिर हमें अंदर बुलाया। कमरे में हल्की अगरबत्ती की सुगंध थी। दीवारों पर तानसेन और कई और नामी संगीतज्ञों के चित्र लगे थे। इंदिरा देवी बैठ गईं। तो बताइए जासूस साहब, आप क्या चाहते हैं? विक्रम ने सीधे कहा। मैं चाहता हूं कि आप वो पत्र और तस्वीरें राजकुमार को लौटा दें। और क्यों? उसने तीखे स्वर में पूछा। क्योंकि आप बदले के लिए गलत व्यक्ति को निशाना बना रही हैं।
इंदिरा देवी धीरे से हंसी। तो आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं? नहीं, विक्रम बोला। आप बहुत बुद्धिमान हैं, इसीलिए आपने कोई गलती नहीं की, बल्कि षड्यंत्र कर आपसे गलती करवाई गई है। उसकी मुस्कान गायब हो गई। जरा स्पष्ट कहेंगे? विक्रम ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। आपको ये बताया गया कि राजकुमार आपको छोड़कर किसी और से विवाह कर रहे हैं, कि उन्होंने आपको भुला दिया, कि आप उनके लिए केवल एक मनोरंजन थी। इंदिरा की आंखों में दर्द छलक उठा। तो क्या ये झूठ है? पूरी तरह, विक्रम ने शांत स्वर में कहा। राजकुमार आज भी आपको उतना ही सम्मान देते हैं। उन्होंने कभी आपका अपमान नहीं किया। लेकिन वो रुका। लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति ने ये कहानी गढ़ी। कौन? इंदिरा ने तुरंत पूछा। यही तो हम जानना चाहते हैं। इंदिरा देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली। एक आदमी हमेशा नकाब में आता था। उसने ही मुझे ये सब बताया। उसने कहा कि राजकुमार मुझे धोखा दे रहे हैं, और आपने उस पर विश्वास कर लिया। विक्रम बोला। क्योंकि उसके पास सबूत थे, उसने धीमे से कहा। विक्रम की आंखें गंभीर हो गईं। वो सबूत नकली थे। क्या? इंदिरा देवी खड़ी हो गई। किसी ने आपको झूठे पत्र दिखाए, और यही नहीं, उसी ने राजकुमार को भी ये विश्वास दिलाया कि आप उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं। मैंने आश्चर्य से कहा, मतलब इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया? जी हाँ शुक्ला जी, विक्रम बोला, और वही असली अपराधी है। इंदिरा धीरे धीरे बैठ गई। उनकी आवाज में अब कठोरता नहीं थी। तो मैं एक मोहरा थी? जब हम दिमाग की जगह दिल से फैसले लेते हैं, तो कोई भी हमें आसानी से मोहरा बना सकता है, विक्रम ने कहा। इंदिरा देवी कुछ देर सोचती रहीं, फिर उसने कहा, अगर आप सच कह रहे हैं तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। कैसे? मैंने पूछा। इंदिरा देवी ने कहा, वो आदमी आज रात आएगा। उसे लगता है कि मैं कल सब कुछ अखबार में देने वाली हूं। विक्रम मुस्कुराया। तो आज रात ही हम उसे पकड़ेंगे। रात का वक्त। कोठी के बाहर सन्नाटा था। हम तीनों ही अलग अलग जगह छिपे थे। घड़ी ने 10 बजाए। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। इंदिरा देवी ने दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर आया, चेहरा ढका हुआ, चाल तेज और आवाज दबाई हुई। सब तैयार है ना? उसने पूछा। इंदिरा देवी बोली, हाँ, कल सुबह के अखबार में खबर छप जाएगी। आदमी ने संतोष की सांस ली। अच्छा है, अब राजकुमार खत्म। तभी विक्रम अंधेरे से बाहर आया। अभी नहीं, और अब तुम्हारा खेल खत्म। आदमी चौंक गया। वो भागने लगा, लेकिन मैंने फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया। विक्रम ने उसका नकाब खींच लिया, और जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर हम सब हैरान रह गए। कुंवर वीरेंद्र प्रताप, मैंने चिल्लाया। राजकुमार का चचेरा भाई। उसके चेहरे पर अब कोई नकाब नहीं था तो सिर्फ डर की परछाई। तुम? इंदिरा ने अविश्वास से कहा। तो तुमने मुझे इस्तेमाल किया? वीरेंद्र हंस पड़ा। हाँ, और तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए था? उसने सीधा जवाब दिया, गद्दी। अगर राजकुमार की बदनामी हो जाती तो रियासत मुझे ही मिलती ना। विक्रम ने कहा, इसीलिए तुमने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया? हाँ, वो बोला, और मैं लगभग जीत भी गया था, अगर तुम बीच में ना आते। आखिरकार सच सामने आ ही गया। अगली सुबह वीरेंद्र को पुलिस के हवाले कर दिया गया। राजकुमार स्वयं इंदिरा देवी से मिलने गए। उन्होंने कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई। इंदिरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, गलती हम दोनों से हुई है राजकुमार। राजकुमार आदित्य नारायण सिंह और इंदिरा देवी दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां थीं, सब स्पष्ट हो चुका था। इंदिरा देवी ने सारे पत्र और तस्वीरें राजकुमार को वापस कर दिए। जिस खेल को अब तक केवल ब्लैकमेल समझा जा रहा था, वो दरअसल कहीं ज्यादा गहरा और सुनियोजित था। और अंततः उस पूरे षड्यंत्र का असली सूत्रधार भी पकड़ लिया गया। उसके इरादे, उसकी चालें और उसके पीछे छिपी वजह
सब कुछ उजागर हो गया। इसके बाद न कोई रहस्य बचा, न कोई भ्रम। कुछ देर बाद मैं और विक्रम उसके कमरे में बैठे थे। दिन भर की तमाम घटनाएं अब थम चुकी थीं, पर मन अभी भी उसी कहानी के धागों में उलझा हुआ था। मैंने खामोशी तोड़ी। तो इस खेल में आखिर जीत किसकी हुई? विक्रम खिड़की के पास खड़ा था। कुछ क्षण बाद उसने कहा, इंदिरा देवी की। वो कैसे? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि उन्होंने सच को स्वीकार किया और उसे अपने पास बांध कर रखने की बजाय जाने देना चुना। मैंने मुस्कुराकर पूछा, और तुम्हारी जीत? वो हल्का सा हंसा। मेरी जीत नहीं शुक्ला जी, सच की जीत हुई है। हम जैसे लोग तो बस उसका रास्ता साफ करते हैं। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। तभी मेज पर रखा टेलीफोन अचानक से बज उठा। उसकी तेज घंटी ने कमरे के उस सन्नाटे को चीर दिया। विक्रम ने रिसीवर उठाया। हाँ, विक्रम त्रिपाठी बोल रहा हूँ। कुछ क्षण तक वो बिना बोले सुनता रहा और उसके चेहरे का भाव धीरे धीरे बदलने लगा। उसके चेहरे के भाव को देखकर मैं ये समझ गया कि बनारस ने अभी अपने सारे रहस्य खत्म नहीं किए हैं। बनारस शायद